नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। एसएससी का एग्ज़ाम हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से क्वेश्चन ना निकल के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वीडियो के अंदर जितने भी संविधान के अपने संशोधन हुए हैं, सारे के सारे मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ। एक बार देख लोगे कभी भी नहीं भूलोगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप हमें जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और जीएस एडुकेटर जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी एसएससी के रिलेटेड अपडेट होती है वो इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं डालता हूँ, और डायरेक्ट डीएम करके आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहले देखेंगे कि जो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है। तो आर्टिकल जो 368 है आपका, 368 जो आर्टिकल है, ये नोट डाउन कर लीजिए, 368। यह क्या करता है? तो यह अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया और शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 368 क्या करता है? संशोधित करता है संविधान को। तो अब बात करेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। फर्स्ट को आप याद कर लीजिए, 1950 के बाद एक लिखा हुआ है 1951, आखिर में एक फर्स्ट। 1951 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर क्या क्या हुआ था दोस्तों? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके कारण आज आप कुछ भी बोल सकते हो ऑनलाइन। कुछ भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कुछ बोल सकते हो। तो वो किसके कारण मिली हमें? जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके कारण मिली है। उचित और तार्किक प्रतिबंध के साथ, ये देखो मैंने नोट डाउन कर रखा है। उसके साथ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी राय दे सकते हो किसी भी टॉपिक पे। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो बैकवर्ड क्लासेज है, उनके उत्थान के लिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके अंदर काफ़ी सुधार किए गए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप फर्स्ट से याद कर लीजिए कि सबसे पहले अपने को क्या करना है? बोलना। तो बोलना कब होता है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि पहला संवैधानिक संशोधन। और कब हुआ था ये? 1951 में। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जो लैंड रिफॉर्म्स को थे उनको न्यायालय में चुनौती, जो जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, लैंड रिफॉर्म को याद कर लीजिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और 9th शेड्यूल में इसको जोड़ी गई थी। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन निकल गया था? जो प्रथम संशोधन था, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 7वां कब हुआ था? 1956 में। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो राष्ट्र का पुनर्गठन हुआ था, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशंस, पहले किस बेसिस पे था? पार्ट ए बी सी डी, इस व्यवस्था में, पूरी जटिल व्यवस्था में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसको समाप्त करके नया आधार किसके आधार पे किया गया था? भाषाई आधार, लिंग्विस्टिक बेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया गया है? तो भाषाई आधार पे किया गया है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संशोधन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, से सीधे तौर पर संबंधित है। नोट कर लेना। परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा हुआ है? तो जो 7th अमेंडमेंट है, 7वां जो संशोधन है, उसके माध्यम से भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का संशोधन किया गया है। ये नोट डाउन कर लेना। अब द पावर स्ट्रगल, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं ये दोनों, इसमें क्या है? जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 1971 में आया था, और 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये भी 1971 में आया था। 1971 में जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर क्या था? जो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। कोई भी अधिकार, जो अपने 6 मौलिक अधिकार है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उन मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति दी गई। और इसके माध्यम से आर्टिकल 368, जो कि संविधान में संशोधन करने की पावर देता है, इसको और अधिक मजबूत बनाया गया। और जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, इसको सीमित कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? जो आर्टिकल 300A है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। जो आर्टिकल 300A है ये राइट टू प्रॉपर्टी के संबंधित है, इसको सीमित कर दिया गया था। और जो नीति निर्देशक तत्व है, दो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और जो फंडामेंटल राइट है इसको अधिक महत्वपूर्ण दिया गया था। जो DPSP है इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण किससे रखा गया था? जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण DPSP को रखा गया था। जो आर्टिकल 36 से 51 है, कौन से पार्ट में? पार्ट 4 के जो आर्टिकल 36 से 51 है ये DPSP से संबंधित है।
ये नोट कर लेना कि जो आर्टिकल है 36 से 51 है, पार्ट 4 में 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971 में, इसमें जो डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व किससे दिया गया था, फंडामेंटल राइट से। और 25वें में क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित कर दिया गया था। 24वें में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 368 को और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया था। यह संशोधन ऐतिहासिक गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। गोलकनाथ केस क्या था, गोलकनाथ केस 1967 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है, और इसको पलटने के लिए जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में लाया गया, और सरकार ने फंडामेंटल राइट को भी संशोधित करने के लिए असीमित शक्ति दे दी थी। आर्टिकल 368 और मजबूत हो गया था। गोलकनाथ केस भी नोट डाउन कर लेना, 1967 में आया था। अब बात करेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 1976 का जो संविधान का संशोधन था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कब आया था, इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान ये आया था। इसके अंदर क्या है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश किसने की, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी। और ये पार्ट 4A के आर्टिकल 51A के अंदर नोट डाउन है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसके बाद स्पोक 2 क्या था, डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है उसको और अधिक मजबूत बनाया गया था। पार्ट 4 के अंदर आते हैं 36 से 51 जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी से संबंधित है। जो स्पोक 3 इसमें क्या था, संसद और प्रधानमंत्री की शक्तियां चरम तक बढ़ाई गई थी, तो प्रधानमंत्री ने अपनी शक्तियां खुद ही बढ़ा ली। जो प्रीएम्बल, इसमें जो पहली बार बदलाव हुआ था वो कब हुआ था, 1976 के जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर हुआ था। और क्या क्या इसके अंदर 3 शब्द क्या क्या जोड़े गए थे, एसएसआई जो सबको पता ही है, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रीएम्बल में पहली बार जोड़े गए थे 1976 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, संतुलन की वापसी, यानी कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1978 में, इमरजेंसी के बाद। इसमें क्या था, पहले एक मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के ये केवल लीगल राइट बन गया था। लीगल राइट कब बना था, 1978 में, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इमरजेंसी के जितने भी प्रावधान में कई सुधार किए गए थे ताकि इसका भविष्य में दुरुपयोग ना हो सके। इमरजेंसी के आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। ये दोनों किसके संबंधित है, इमरजेंसी के संबंधित। आर्टिकल 352 क्या कहता है, नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसके अंदर। इमरजेंसी के जितने भी प्रावधान थे उनमें कड़े सुधार किए गए थे ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो सके। जो संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद किस अनुच्छेद में रखा गया था, आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था। आपको पहले ही बताया मैंने, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब क्लीन पॉलिटिक्स और यूथ पावर को लेकर जो संशोधन हुए थे, जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1985 में। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए और मैं लिख के देता हूँ, इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानून, आया राम गया राम, ये आपने सुना होगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल विरोधी कानून है, ये 1985 में लागू किया गया था 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसमें क्या था, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, जब 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और दल बदलने वाले सांसद विधायक को अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाइड घोषित किए जा सकते हैं। और डिस्क्वालीफाइड कौन घोषित करेगा, जो स्पीकर है उसके हाथ में ये अथॉरिटी रहेगी कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और अब इसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। युवा शक्ति जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1989 में, इसमें भारत के युवाओं को बड़ा अधिकार मिला था। मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 21 से 18 कर दी गई थी मतदान की आयु, और इसको युवा शक्ति को एम्पावर करने के लिए 61वां संशोधन किया गया था। 1992 में क्या हुआ था, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है इसमें मिल गया था। 3 टीयर सिस्टम का पंचायती, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगली यूट्यूब वीडियो में यही बनाऊंगा कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो काम किस तरह करता है। तो 3 टीयर सिस्टम, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। और जो पार्ट 9 है इसमें आर्टिकल 243 से जो संबंधित है उसको जोड़ा गया था।
आर्टिकल 243 किसके संबंधित है? पंचायती राज के। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो नगर पालिका यानी कि शहरी में जो म्यूनसिपलिटीज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत किया गया था और पार्ट 9A संविधान में जोड़ा गया था। जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1991 में, इसमें क्या किया गया था? तो दिल्ली को विशेष दर्जा देकर नेशनल कैपिटल जो एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। दिल्ली के लिए एक अलग मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर और विधानसभा होगी, लेकिन दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र के अंडर आएगी। जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002, सबसे इंपॉर्टेंट है ये राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड है, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21A के अंतर्गत। इसमें क्या है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बना दिया गया था। और आर्टिकल 21A किसके अंदर जोड़ा गया था? 2002 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 86वां संविधान संशोधन के अंदर शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट की दर्जा दे दिया गया था। अब बात की जाए 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये कब आया था? 2003 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या था? जो जम्बो कैबिनेट की पहले मंत्री परिषद बहुत बड़े हो सकते थे, तो इसके आकार को सीमित कर दिया गया था ताकि अनावश्यक मंत्री न बनाए जाए। दल बदल जो डिफेक्शन के कानून को और अधिक सख्त बनाया गया था 2003 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर। और जो 97वां संविधान संशोधन आया था 2011 के अंदर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको कार्य करने की स्वतंत्रता और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको प्रोवाइड कर दिया गया था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है 2011 का जो संशोधन था वो इसके रिलेटेड था। 97 जो अमेंडमेंट हुआ था। जीएसटी के रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 2016 के अंदर आया था। 101वां जो संविधान संशोधन था, एक राष्ट्र एक कर, 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके अंदर क्या था? जीएसटी को पूरे देश पे लागू कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था और इसने एकीकृत अप्रत्यक्ष व्यवस्था जो इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का निर्माण किया था। 101 से याद कर लेना जीएसटी। और कब हुआ था? 2016 में। 101 जीएसटी 2016, 101 रुपये का चढ़ावा चढ़ाया गया था जीएसटी में 2016 में, ये नोट कर लेना आप। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो जीएसटी को संविधान संशोधन द्वारा कब लागू किया गया था? जो 101वां जो अमेंडमेंट था उसमें जीएसटी को लागू किया गया था। अब जो सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस और जो मॉडर्न रिजर्वेशन है उसके लिए देखिए 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था। 2018 में कौन सा आया था? 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें एनसीबीसी को पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है एनसीबीसी, उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 2018 में। और 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2019 के अंदर, ये जनरल वार्डों के लिए था। इसमें क्या था? जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 10% शिक्षा और आरक्षण दोनों में, शिक्षा और नौकरी में दोनों जगह आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया था 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2019 में आया था। 8 लाख रुपए से कम इनकम वालों को और जिसके पास 3 एकड़ से कम की लैंड है उनको जो रिजर्वेशन ये दिया गया था। अब जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 2020 में हुआ था। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2020 में। इसमें जो SC/ST के लिए जो सीटों का आरक्षण की अवधि है उसको 10 साल और आगे बढ़ा दिया गया था। और समाप्त क्या किया गया है? जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन था, एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था उसको पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था 104वें अमेंडमेंट में 2020 में जो हुआ है। एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है उसको पूरी तरह से एंड कर दिया है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में आपका 1 या 2 नंबर पूरी तरह से दिलवाने में सक्षम रखते हैं ये। तो 42वां जो संशोधन हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। 44वां संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया आर्टिकल 300A के अंदर। 52वां संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल आया राम गया राम वाली प्रणाली थी, उसके ऊपर और ज़्यादा ठोस कदम उठाए गए थे। 61वां संशोधन वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 73वां जो संशोधन था पंचायती राज, जो ग्रामीण स्वराज्य है, स्वशासन है, उसके लिए 73वां संशोधन किया गया था। 74वें में म्यूनसिपलिटीज़ आर्टिकल 243 से इससे संबंधित है, म्यूनसिपलिटीज़ को 74वें में। 86th अमेंडमेंट जो था राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। 101वां संशोधन जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2016 के अंदर आया था उससे रिलेटेड है। और 103वां जो 2019 में आया था, जनरल को आर्थिक आधार पे आरक्षण देना।
ये 10% 103 में जो संविधान संशोधन में है उसमें दिया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां शेड्यूल जो है 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में, फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां अमेंडमेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और आप जीएस एडुकेटर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जीएस एडुकेटर एसएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी आपका एसएससी सीजीएल 2026 का सिलेबस है जीएस के रिलेटेड सारा कवर कराऊंगा, ताकि आपके 50 में से 50 मार्क्स आ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो